Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट थर्ड। तो बच्चों हम लोग पिछले 2 पार्ट्स में जो है चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, व्हाट इज हिस्ट्री, हम लोगों ने पढ़ा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में जो है हिस्ट्री की पीरियोडाइजेशन के बारे में पढ़ा, हाउ वी पीरियोडाइज द हिस्ट्री। उसमें हमने पढ़ा कि जेम्स मिल जो कि स्कॉटिश जो एक फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, स्कॉटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने जो है एक बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। थ्री वॉल्यूम्स थे, यानी 3 हिस्सों में जो है उन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने उसमें क्या किया, हमारी हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कि था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जो कि वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया था। बट उसमें जो है वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं था। वो इसलिए कि हम अपनी हिस्ट्री के किसी भी पार्ट को जो है उस वक्त के जो रूलर थे, उस वक्त के जो किंग थे, उनके रिलीजियन से हम जो है उसको बिलोंग नहीं कर सकते। उनके रिलीजियन के नाम पर हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें शुरू से ही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। जो है हमारे इंडियंस का शुरू से ही जो है भिन्नता में एकता के साथ रहने में जो है बिलीव रखता है हमारा इंडिया। सो वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं था। तो फिर दूसरे हिस्टोरियंस ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, तो उन्होंने बेसिकली उसको 3 आधार पर डिवाइड किया। 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया। वो क्या थे, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। इसको भी जो है इन हिस्ट्रीज को वैसे हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया और थर्ड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बट इसमें भी कुछ लोगों ने प्रॉब्लम निकाली, क्योंकि मॉडर्न जो है एज बेसिकली उस एज को बोलते हैं जिसमें जो है साइंस अपने चरम पर होती है, साइंस जो है अपने विकास पर होती है, और जो है उसमें बराबरी होती है, इक्वालिटी होती है, लोगों के साथ इक्वाली ट्रीट किया जाता है, स्वतंत्रता होती है। बट जो हमारे यहाँ जो मॉडर्न पीरियड जिसको हिस्टोरियंस ने लिखा, उसमें तो क्या था, उसमें ब्रिटिशर्स थे और हमारे यहाँ इक्वालिटी तो थी नहीं, और न ही जो है आज़ादी थी, फ्रीडम थी। और जो है हिस्ट्री था कि हमारे यहाँ जो है उस टाइम विकास हो रहा था इन सारी चीज़ों का। तो बहुत सारे लोगों ने उसको मॉडर्न पीरियड नहीं कहकर कॉलोनियल पीरियड कहा, और हम लोगों ने फिर कॉलोनियल के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। व्हाट इज कॉलोनियल, के बेसिकली कॉलोनियल बोलते हैं उसको जब कोई दूसरी कंट्री दूसरी कंट्री पर जो है जबरदस्ती वहाँ के लोगों पर कब्जा कर ले, और जो है वहाँ की कीमती चीज़ों को निकाल कर जो है अपने देश में ले जाके अपने देश के जो है तरक्की करे, उस देश को खोखला कर दे। तो बेसिकली इसी को जो है उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियल रूल बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, वेलकम टू लर्न साइंस। तो चलिए आज के टॉपिक्स हम देख लेते हैं। तो आज के टॉपिक बेसिकली हमारे पास 3 हैं। तो हमारा सब टाइटल जो है वो ये है कि हाउ डू वी नो, कि हम कैसे जानेंगे। यानी जो हमने ये पढ़ा कि हमारे हिस्टोरियंस ने जो हम हिस्ट्री को जो है अपनी जो हिस्ट्री ये हम तक पहुंची, जो लोगों ने ये हिस्ट्री लिखी, तो किस तरह जाना, हम अपने हिस्ट्री को, अपने पास्ट को कैसे जानेंगे, क्या चीजें थी, किसी ने अगर हमें बताया था इस तरह जाना, या कोई और बात थी जिससे हमने अपने पास्ट को जाना। तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 3 पॉइंट्स के जरिए से हमने अपनी हिस्ट्री को जाना। नंबर फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता था, यानी उसने रिकॉर्ड्स जो है अपने महफूज करके रखे हुए हैं। नंबर सेकंड, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स ने जो है उनका मानना था कि सर्वे जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, सर्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन सर्वेज के जरिए से हमें अपनी हिस्ट्री का पता लगा। और नंबर थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये है, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी कि ये जाहिर सी बात है, ऊपर जो दोनों हमने पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, कि ये दोनों पॉइंट्स जो है ये
जो हमें बतलाया जा रहा है ये सारा ब्रिटिशर्स के ज़रिए से हमें बतलाया जा रहा है। और नंबर थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो यही हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड कोई तो बात है जिस पर ये पर्दापोशी करते हैं, यानी कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बता रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। तो नंबर फर्स्ट हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं उसके ज़रिए से हमें जो है अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, यानी जो ब्रिटिश का प्रशासन जो हमें रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करता था। तो चलिए इसको वो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि किस तरह जो है वो रिकॉर्ड्स वो 19वीं शताब्दी के थे, आज से कई सदी पहले के थे, तो वो आज तक कैसे महफूज रहे, इन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे इसमें। चलिए पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। के जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। हिस्ट्री का जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो ब्रिटिश के प्रशासनिक कार्य का है, प्रशासनिक टाइम का, उनके प्रशासन के टाइम का है। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश जो थे वो बिलीव करते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, के लिखने का कार्य जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनका मानना था। तो ये मानना भी सही है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। और उनका मानना था कि सारी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशंस वो सब जो है क्लियरली लिखे होने चाहिए आपके पास। वन दिस वाज डन, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और एक बार जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, वो प्रॉपरली जो है पढ़ी जा सकती हैं और उन पर हम इनको और उन पर हम जो है डिबेट कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। और ये सारी जो प्रमाण है, ये जो सारी दलीलें हैं, ये जो है क्या करते हैं, हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो कल्चर है उसके जो मेमोज और नोटिंग और रिपोर्ट्स जो है उनके बारे में हमें बताती हैं। यानी कि ब्रिटिश जो है उनका मानना था इस पूरे पॉइंट्स में यही कहने की कोशिश की गई है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि जो लिखने का एक्ट है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और हमारा भी यही मानना है, ये एक अच्छी बात है कि हम कुछ भी आप अपनी जो है डेली लाइफ में ही ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप यही ले लीजिए जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने इनको क्लियरली रिटर्न अप कर दिया आपके लिए, ताकि जो है अगर आप इनको फ्यूचर में भी देखें, कभी बड़े होकर भी आप देखें तो ये आपको ऐसे ही जो है मिलेंगे लिखे हुए, और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उन पर डिबेट भी कर सकते हैं फ्यूचर में भी जब आप बड़े हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ये लर्न साइंस का एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया। तो इसी तरह आप भी कोई बात पढ़ते हैं तो आप उसको नोट्स में लिख लेते हैं, ताकि जो है वो आप उसको बाद में जो है उसको पढ़ सकें, उस पर डिबेट कर सकें, उसमें कुछ जो सही गलत है उसका पता लगा सके। तो राइटिंग एक्ट जो है वैसे भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इनको पॉइंट्स को अच्छी तरह ना लिखूँ, थोड़ा बहुत छुटपुट कहीं लिख दूँ पूरे पॉइंट्स में, बस मैं अगर ये लिख दूँ द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, ये भी काफ़ी हो जाएगा इतना लिखना। बट इससे क्या होगा कि जो क्लियरली रिटन अप जिसको कहते हैं ना, सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई होती। इस तरह क्या होता है, जब हम बाद में उन चीज़ को पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता। हम अभी तो समझ लेते हैं, उस टाइम हमें समझ में नहीं आता कि इसके आगे पीछे क्या होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मुंह से बोलने पर आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कोई चीज़ ऑफिशियली तरीके से लिखी हुई होगी। तो ये पॉइंट्स भी चैनल के जरिए से, लर्न साइंस के जरिए से ऑफिशियली आपके पास लिखे हुए हैं। आप इनको फ्यूचर में भी आप इनको पढ़ सकते हैं, इन पर डिबेट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटिशर्स का भी मानना था कि जो राइटिंग एक्ट है वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, इसलिए उनकी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जितने इंस्ट्रक्शन वो देते थे, जितने प्लान और पॉलिसी वो बनाते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे, कोई भी एग्रीमेंट होता था, कहीं के भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो सारी चीज़ें क्या होती थी, लिखी होती थी। The British also felt that all important documents and letter needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions.
अच्छा, ब्रिटिशर्स को ये भी इम्पोर्टेंट महसूस हुआ कि जितने डॉक्यूमेंट्स और जितने लेटर्स हैं ये जो है केयरफुली प्रिजर्व होने चाहिए, यानी कि हिफाजत के साथ महफूज तरीके से रखे जाने चाहिए। और तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए और उसको पूरे अपने जितना एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से जो है उसको अटैच कर दिया, यानी सारी जगह बनाए उन्होंने, एक रिकॉर्ड रूम को दूसरे रिकॉर्ड रूम से अटैच कर दिया। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम भी अगर कोई चीज लिखते हैं तो हम उसको केयरफुली प्रिजर्व कर देते हैं। आप भी किसी अच्छी सी कॉपी में लिखते हैं ताकि आप बाद में उसको सही से पढ़ सकें। अगर आपको वो नोट्स किसी और को भी देने पड़ जाए तो आप उसको दे सकें ताकि वो भी उससे पढ़ सके। तो इसलिए उनका ये भी मानना ठीक ही था। तो उन्होंने क्या किया, पहले लिखा सारी चीजों को, दूसरा उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम्स बनाए ताकि जो है वो केयरफुली जो है उनको रखा जा सके, सारे लेटर्स को और सारे डॉक्यूमेंट्स को। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archives। जो उन्होंने आर्चीव्स बनाए थे, यानी वही जहाँ अभी लेखागार इसको बेसिकली हिंदी में बोलते हैं, जो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए थे। आर्चीव्स मतलब रिकॉर्ड रूम्स जो उन्होंने बनाए थे। आप अगर वहां पर जाए तो 19th सेंचुरी में जो लेटर्स और मेमोज एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए थे वो आज भी पढ़े जा सकते हैं। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। और आप जो है वो नोट्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो जिला अहदेदार थे उन्होंने ऑफिशियली जो प्रिपेयर्ड किया था उनको आप पढ़ सकते हैं। और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो है उन इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स को भी पढ़ सकते हैं जो कि जो आला जो वहाँ के यानी जो सबसे टॉप लेवल पे जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, उनके जो लीडर्स थे, जो उन्होंने नीचे के अपने छोटे लीडर्स को जो है भेजे जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स कि भाई ऐसा करो वैसा करो, वो भी आप कहाँ पर पढ़ सकते हैं, आर्चीव्स में पढ़ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये एक नेशनल जो है आर्चीव है, उसकी फोटो है, नेशनल रिकॉर्ड रूम है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। इंडिया में है ये बेसिकली, और आप भी वहां पर जाकर देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। मतलब उन्होंने उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जो है उसको प्रिजर्व कर रखा था, महफूज कर रखा था। तो वो 19th सेंचुरी में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्या किए गए, केयरफुली जो है कॉपीड आउट किए गए, इनको लिखा गया केयरफुली और इनको ब्यूटीफुली जो है कैलीग्राफिस्ट बेसिकली बच्चों उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत खूबसूरत राइटिंग में, बहुत अनदर लेवल के खूबसूरत राइटिंग में जो है कोई भी चीज लिखते हैं। ये एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है, इसको सीखा भी जा सकता है। तो उसमें उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लिखवाकर बहुत महफूज तरीके से रखा। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और 19th सेंचुरी के मिडल में जब प्रिंटिंग प्रेस का जो है स्प्रेड हुआ, रिवोल्यूशन आया प्रिंटिंग का, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज, काफी सारी कॉपीज जो है वो प्रिंट करके रखी गई और उनको सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है भेज दिया गया। तो आपको कुछ फोटोज दिखा देते हैं, जैसे कि ये फोटोज हैं उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड का। देखिए आप, ये एक फोटो है, ये एक लेटर है जो कि भेजा गया होगा किसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो बच्चों इसी तरह उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी उसको जो है महफूज किया। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप था जिसके जरिए से हमें अपनी हिस्ट्री का पता लगा वो था सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स का जो है ये भी मानना था कि सर्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, सर्वेज जो है काफी इम्पोर्टेंट हो गए। द ब्रिटिश believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered। ब्रिटिश इस बात पर बिलीव करते थे कि एक कंट्री को जब भी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर यानी उस पर जो है पुरअसर तरीके से उस पर प्रशासन किया जा सकता है, इफेक्टिवली उस पर जो शासन किया जा सकता है जब उसको
हम प्रॉपरली जानेंगे। यानी कि किसी भी कंट्री पर शासन करने से पहले उसको प्रॉपरली जानना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वेज किए गए, क्या करने के लिए, पूरी कंट्री का मैप बनाने के लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। 19th सेंचुरी के एंड से जो सेंसस ऑपरेशन था वो हर 10 साल के बाद होने लगा। सेंसस ऑपरेशन यानी कि मर्दमशुमारी यानी सर्वे। सर्वे में बच्चों सर्वे आज भी होते हैं और आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के यहाँ भी आए होंगे। ये लोग कुछ जो है सरकारी लोग होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपकी फैमिली में कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, और जो है कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सारी चीजें वो आप लोगों से पूछते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका रिलीजियन क्या है, कास्ट क्या है, तो इससे पता लगता है कि हमारी पूरी कंट्री में कितने इस रिलीजियन के कितने लोग हैं, हमारी कंट्री का जो है क्या जो यूथ है उसका परसेंटेज क्या है, एजुकेशन लेवल कैसी है, और जो लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा है, और जो उनकी पूरे कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो क्या है। ये सारी चीजें जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो ये इन सर्वेस से ही हमें होते हैं, जो कि घर घर जाकर लोगों से किए जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने यही किया। दिस प्रिपेयर्ड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन के। ये सारी चीजों से उनको पता लगा कि पूरे इंडिया में कितने लोग हैं, आबादी कितनी है, हमारी इंडिया की जनसंख्या कितनी है, कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में और लोगों की ऑक्यूपेशंस के बारे में क्या हुआ, डिटेल रिकॉर्ड्स मिले। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, और भी अदर सर्वेज हुए, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। तो ये सारे सर्वेज भी जरूरी होते हैं कि हमारे बॉटनिकल सर्वेज में आता है कि हमारे इंडिया में कौन सी खास किस्म के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं, खास जूलॉजिकल सर्वेज में कौन से हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें जो है, और भी फॉरेस्ट सर्वेज किए गए। तो इनसे क्या हुआ, पूरी कंट्री के बारे में पता लगा कि बेसिकली इंडिया है कैसा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों को दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि ब्रिटिशर्स ने इस तरह पूरा रिकॉर्ड बनाया, पूरा रिकॉर्ड उन्होंने सर्वेस के जरिए से जमा किया, और सारे रिकॉर्ड्स को क्या किया, अपने आर्चीव्स में यानी रिकॉर्ड रूम्स में महफूज करके रखा, जिसके जरिए से हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स के जरिए से की गई। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हुए। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बतलाता है। यानी बहुत सारी चीजें तो हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ ली कि ये ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उनकी तारीफ में भाई उन्होंने इस तरह के सर्वेस किए, तो उसकी वजह से आज हमारे पास जो है इतने आंकड़े मौजूद हैं, उन्होंने इस तरह हिफाजत से सारी चीजों को रखा। तो इन सारी चीजों के पीछे एक बात ये आती है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्डों के पीछे भी कुछ बातें जो नहीं हमें पता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं बतलाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। From this vast corpus of record, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought. कि इस vast corpus of record से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, but we must remember, लेकिन हमें ये याद रखना जरूरी है कि that these are official record, के सारी चीजें क्या हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आधिकारिक रिकॉर्ड है, ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये बताते हैं जो कि ऑफिशियल थॉट थी, ये हमें उसी सोच के बारे में बताते हैं जो कि ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल थॉट थी। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और जिस चीज में ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट रखते थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व पोस्टेरिटी, और जो वो अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहते थे। इन्हीं सब चीजों के बारे में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है। यानी ये ऑफिशियल रिकॉर्ड वही बताता है जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लोगों को पता लगे। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. और ये रिकॉर्ड्स जो है नहीं बताते हमें समझने में
हेल्प नहीं करते कि जो कंट्री में जो लोग थे वो कैसा महसूस कर रहे थे एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनके एक्शंस के पीछे क्या हो रहा था, वो क्या कर रहे थे। ये सारी चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बताता है। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दिस, और जब हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानना शुरू करते हैं कि उस टाइम कंट्री के लोग क्या कर रहे थे, we have diaries of people, account of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in local bazaars। तो हमें क्या मिलती है, हम किस चीजों के जरिए से उसके बारे में जानते हैं, हमें लोगों की डायरीज मिलती हैं, और जो तीर्थ यात्री थे यानी जो लोग जैसे कि मुसलमान हज पर जाते हैं और हिंदू लोग के तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इनके अकाउंट्स और ट्रेवलर्स के जो हिसाब किताब थे और जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनकी बायोग्राफी में और पॉपुलर बुकलेट जो कि बाजार में बिकते थे, उन सब से हमें क्या मिलता है, फिर भी अपनी कंट्री के लोगों की झलक देखने को मिलती है कि वो कैसा महसूस कर रहे थे। As printing spread, newspaper were published and issues were debated in public। जैसे कि प्रिंटिंग का जो है रिवॉल्यूशन आया, प्रिंटिंग पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी, तो न्यूज़पेपर जो है वो छपने स्टार्ट हुए और जो इश्यूज थे यानी जो प्रॉब्लम्स थी वो पब्लिक में डिबेट होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो है वो न्यूज़पेपर्स में लिखते थे अपने आइडियाज को फैलाने के लिए। पोएट्स और नॉवेलिस्ट जो थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, लिख करके लोगों को बताते थे। बच्चों, अगर आप लोग भी नॉवेल पढ़ते होंगे, पोइट्री पढ़ते होंगे, अगर आप लोगों ने उस टाइम के नॉवेलिस्ट जैसे कि राजेंद्र सिंह बेदी थे और इस्मत चुगताई थी, अगर आप इन लोगों की नॉवेल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को गुलामी का दर्द देखने को मिलेगा, आज़ादी की खुशी की झलक मिलेगी, और जो है उन सारी आप फील कर सकेंगे जब आप इन सब पोएट को पढ़ेंगे। काफ़ी सारी जो है पोएट्री भी है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। इंटरनेट पर तो आजकल सब कुछ मौजूद है, आप लोग भी महसूस कर सकेंगे कि लोगों ने कितनी मुश्किल हुई हमारे इंडिया को आज़ाद करने में, और जो है इसलिए हमें चाहिए कि वी शुड टू रेस्पेक्ट देम, और हमें उनकी स्ट्रगल की भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने जिस सोच के साथ इंडिया को बनाया था कि हमारा इंडिया इक्वली एक दूसरे के साथ हम इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, तो उस सोच को भी हमें उसकी भी थिंकिंग की भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, और इंडिया को क्या करना चाहिए, डेवलप करने में अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। From these we will not able to understand how history was experienced and lived by tribals and peasants, the workers in the mines or the poor on the street। कि इन सारी चीज़ों से भी, ये जो हमने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, लोगों की डायरीज पढ़ी, और जो है छोटे छोटे बुकलेट्स पढ़े, नॉवेल्स पढ़ी, तो इन सारी चीज़ों से हम पूरी तरीके से जो है उन लोगों की जो ट्राइबल्स और पीजेंट्स यानी छोटे मजदूर थे और खादानों में काम करने वाले मजदूर थे, और जो गलियों में रहने वाले गरीब लोग थे, उनके बारे में नहीं जानते कि उन्होंने हिस्ट्री को कैसे एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, इसके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। ये सारी चीज़ें जो है इनफ नहीं है उनको समझने के लिए। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क, कि उनकी ज़िंदगियों को समझना यानी इन लोगों की ज़िंदगियों को समझना एक मोर डिफिकल्ट टास्क है। आप लोग देख रहे हैं इन लोगों की, देखें इनकी रिबकेज कैसे दिख रही है, जो कि साफ दलील है किसकी, इनके अंदर के बैलेंस डाइट की कमी है। ये देखें ये किस तरह लोगों को हाथ ऊपर कराकर बैठे हैं। तो इन सारी फोटोज़ को देखकर तो हमारे दिल एकदम बिल्कुल आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो हमें इन सब की स्ट्रगल की रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन सब की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और तो इनकी ज़िंदगियों के बारे में जानना एक बहुत पूरा डीपली जानना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक मुश्किल काम है, पर नामुमकिन नहीं है। येट दिस कैन बी डन। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं। व्हेन यू लर्न विद अस यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। जब आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे यानी इस बुक को पढ़ते रहेंगे, लर्न साइंस के साथ बने रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह हुई। तो लर्न साइंस के साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले
वीडियो को लाइक करना होगा और फिर हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कुछ भी स्किप नहीं किया, हमने सब कुछ जो है अच्छे से पढ़ा, ताकि अगर आप फ्यूचर में कुछ भी करना चाहें हिस्ट्री को लेकर, आप हिस्ट्री को जो है हिस्ट्री में ऑनर्स करना चाहें, हिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहें, तो आपका जो बेस हो वो बिल्कुल मजबूत हो। हम इस तरह आज से ही पढ़ेंगे, हम बिल्कुल भी स्किप करके या फिर जो है लेजीनेस के साथ नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री को बोरिंग नहीं समझेंगे। हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिस्ट्री के कांधों पर पैर रखकर ही फ्यूचर को बनाते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।